हेलो फ्रेंड्स। काफी समय से एक वैकेंसी के बारे में बात चल रही थी जिसका नाम कंप्यूटर अनुदेशक है। आज 1 फरवरी 2022 को उसके रिगार्डिंग राज्य सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, इस नौकरी भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB को नॉमिनेट किया गया था और उसके द्वारा आज इसकी विज्ञप्ति निकाल दी गई है, जिसके लिए आपको उनकी वेबसाइट है rssmb.rajasthan.gov.in, इस पर विजिट करके इसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कृपया किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के या अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाकर के किसी इंफॉर्मेशन पर विश्वास न करें। आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन ही फाइनल होती है, इसलिए कहीं भी दी गई कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन को आप वैलिड न माने। इसके लिए आप नोटिफिकेशन सेक्शन में यदि जाते हैं तो उसके अंदर आपको बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 फुल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सेवा नियम 2021 तथा यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुश्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत लिखित निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है। इसके लिए आपको इसकी जो वेबसाइट है राजस्थान.ssmb rmssmb.rajasthan.gov.in पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसके लिए लिंक इसका, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। टोटल वैकेंसी 10157 के लिए है, वैकेंसी सीट्स के लिए है, जिसके लिए अलग अलग है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। याद रखिए दोनों की अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग सीट्स हैं। तो आपको जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करना होगा, किसी भी तरीके का ऑफलाइन फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद में या किसी भी टाइप की फीस जमा कराने के बाद में कोई रिफंड नहीं होगा। गलत इन्फॉर्मेशन के लिए अभ्यर्थी समय जिम्मेदार होंगे। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यदि आप लिखते हैं तो उस केस में आपका फॉर्म किसी भी लेवल पर निरस्त हो सकता है। आवेदन पूर्वक पत्र ध्यानपूर्वक भरें। कोई सूचना गलत अथवा अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके जिम्मेदारी समय आवेदक की होगी, तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट बाद में फॉर्म कहीं कुरियर या कुछ भेजता रहेगा कि मेरा ये अपडेट कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके लिए आपको SSO ID और पासवर्ड से काम करना होगा, सिंगल साइन इन ID। इसके लिए आप sso.rajasthan.gov.in पर जाएंगे, वहां पर जाकर के आप SSO ID रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपका ऑलरेडी बना हुआ नहीं है तो आप बना लीजिएगा, और यदि बना हुआ है तो जैसे आप लॉगिन करेंगे sso.rajasthan.gov.in तो उसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट नाम का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो इसके पंजीयन हेतु तो उपरांत SSO ID पासवर्ड से लॉगिन करें। ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन पत्र दिखलाएंगे। मान लीजिए आप खुद नहीं भरते, किसी ई मित्रा किशोर से भरवाते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो फॉर्म भरा है उसको एक बार उसका डमी प्रिंट ले लें, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपकी चेक हो सके, आप खुद चेक कर लें। क्योंकि जो कियोस्क वाला फिल कर रहा है उसको तो जो आप बताओगे वो फिल करेगा, लेकिन कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी जाती है तो आपका चेक करना आपकी जिम्मेदारी है।
यदि जो आपने डमी प्रिंट किया है, यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो ई मित्र के उसके संचालक अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में आवेदक से परामर्श कर त्रुटि सुधार कर सकता है। सेम टाइम जब तक आप फीस नहीं जमा कराते तब तक ये सारी कार्रवाई हो सकती है। त्रुटि को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसका प्रीव्यू दिखाकर सुनिश्चित करेगा, और यदि कोई प्रविष्टि फिर भी गलत है तो उसको सही करना होगा। सही से आवेदन पढ़ने के बाद सबमिट पर क्लिक करेगा, क्योंकि जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में किसी भी टाइप का संशोधन नहीं हो सकता है। संपूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करानी होगी। फीस कितनी है उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आपको फॉर्म भरने के बारे में पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। यहाँ पे आप ई मित्रा कियोस्क से फॉर्म भरेंगे या खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो जमा करनी होगी। आवेदन सबमिट करने के बाद फीस जमा होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा हुआ माना जाएगा। आवेदन पत्र सबमिट करने पर फीस जमा कराने के बाद यदि आवेदन पत्र ट्रांजेक्शन फेल आता है, कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, ट्रांजेक्शन पेंडिंग या फेल आ जाता है, तो ऐसे फॉर्म को पूरा भरा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी फीस डिपार्टमेंट के पास नहीं आई है। ऐसी स्थिति में ई मित्रा का हेल्पलाइन नंबर है। यदि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, फीस से रिलेटेड, याद रखिएगा केवल फीस से रिलेटेड है ये, फीस से रिलेटेड कोई समस्या हो तो इस पर संपर्क करें। और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए एक अलग से नंबर दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक समय भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है या फिर कियोस्क से तो भर ही सकता है। अभ्यर्थी अपना SSID और पासवर्ड को संभाल कर रखें, इसी से लॉगिन करें। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इसके डैशबोर्ड के अंदर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट मिल जाता है, जिस पर आपको अप्लाई नाउ लिंक पर, क्योंकि इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिक्रूटमेंट आ रखे हो, तो सभी की लिस्ट मिल जाएगी। सबके सामने अप्लाई नाउ का लिंक होगा, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई नाउ लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको पूरा फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद में आपको उसकी फीस भी ऑनलाइन ही जमा करानी है, या फिर कियोस्क से माध्यम से कर रहे हैं तो कियोस्क पे जमा करनी है। आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से बनने से पूर्व एक बार अच्छे से फिर देख ले, क्योंकि एक बार बनने के बाद में उसमें कोई त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन बनने के उपरांत रसीद अवश्य प्राप्त करें, और फीस जमा हो गई है तो फॉर्म भी प्रिंट करके उसकी हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें। जब कभी जरूरत होगी तो उसको मंगवाया जा सकता है, या फिर यदि आपकी नौकरी लग जाती है तो रिक्रूटमेंट में वहां पर आपको अपना फॉर्म भी दिखाना होगा। आवेदक अपने समय का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देवें। कोई भी कम्युनिकेशन यदि करना होगा तो उसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा। आवेदन परीक्षा शुल्क, आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्न शुल्क जमा कराएगा। जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट है या क्रीमी लेयर का कैंडिडेट है ओबीसी से, तो उसके 450 रुपए फीस निर्धारित की गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, याद रखिए किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट आपको डोमिसाइल स्टेट पे डिपेंड करता है। राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही डोमिसाइल अदर देन जनरल कैटेगरी जाएंगे, इसलिए रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट केवल स्टेट डोमिसाइल को ही मिलता है। तो इसमें ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग जो भी हैं, एमबीसी, उनके लिए 350 रुपए है। SC ST और जो भी दिव्यांग जन है, विशेष योग्यजन, उनके लिए 250 रुपए डिसाइडेड की गई है। इसके अलावा कार्मिक विभाग के प्रपत्र क्रमांक के अनुसार यहाँ डिटेल दी गई है 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपए 250 रुपए दे होगा। तो इसके लिए आगे डिटेल दे रखी है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फीस एक बार जमा होने के बाद में किसी भी तरीके का उसका रिफंड नहीं होगा, समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। जैसे आपका पूरा फॉर्म भर जाता है आप उसको संभाल के रखिएगा, और फिर फ्यूचर में जैसे ही परीक्षा की डेट आती है तो आवेदन पत्र आपके पास पड़ा हुआ है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाल दिए जाएंगे, तो उसका प्रवेश पत्र है बोर्ड के वेबसाइट पर ही मिलेंगे। ऑथराइज वेबसाइट से एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करें। बोर्ड द्वारा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आप अपने SSO ID से लॉगिन करके ही अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो ये अपना SSO ID संभाल कर रखें, अथवा यदि अपना ई मित्रा से भरवाया है तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड अपना आवेदन पत्र क्रमांक बताते हुए, क्योंकि आपका फॉर्म नंबर होना चाहिए, अदरवाइज पता नहीं सकते कि आपका एडमिट कार्ड कौन सा है। आपके SSO ID से है तो आपका मिल जाएगा।
अदर के केस में आपको एप्लीकेशन नंबर बताना जरूरी होगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर आप संभाल के रखिएगा। डिटेल विज्ञप्ति दे रखी है, उसके अंदर ये भी दे रखा है कि किस जिले में वर्गवार सीटों का बता रखा है। यहाँ 2 वैकेंसी हमने बताई थी पहले ही आपको, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की है। तो दोनों की सीट अलग अलग है, दोनों का बाइफिकेशन भी कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखा है। ईडब्ल्यूएस का कितना, एससी का कितना, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, निःशक्त जन या जो भी हैं, सभी की जिलेवार डिटेल दे रखी है जो आपको ध्यानपूर्वक देखनी है। सभी जिलों की अलग अलग दे रखी है। इसके अलावा यदि आप दोनों वैकेंसी के लिए आपको मिल जाएगी, इसके अंदर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी मिल जाएगी और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी मिल जाएगी। तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप का रिजर्वेशन होता है। उसके लिए आपको सेवा नियम जो भी है उनको आप ध्यानपूर्वक देख लें एक बार, और जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। याद रखिए, नियम ये होता है कि जिस कैटेगरी में कोई कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं है, फॉर एग्जांपल एमबीसी ओबीसी में कोई कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट ही नहीं है और सीटें खाली हैं, तो ऐसे में वो वैकेंट सीट्स जो होती हैं वो जनरल में मर्ज कर दी जाती हैं। तो ऐसे में ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं, यदि उसमें कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है या सीटें खाली रह जाती हैं, तो उस केस में उन सीटों को जनरल में मर्ज करके जनरल में फिर जनरल कैंडिडेट्स को अलॉट कर दिया जाएगा, या जो भी जनरल मेरिट में आता है। देखिए, जनरल कैटेगरी कुछ नहीं होती है, जनरल इज अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी में बाकी सब लोग आ जाएंगे। तो यदि सीटें मर्ज हो जाएंगी तो मर्ज होने पर वापस से नए सिरे से जो भी जिस भी मेरिट पे एग्जिस्ट करता होगा उसको वहां से वो मिल जाएगा। मिला है तो आरक्षित जो सीटें हैं 30% महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण में संबंधित प्रवर्ग में जिनके वे महिला आवेदक हैं अनुपातिक रूप से संयोजित किया जाएगा। तो इसका जो भी है प्रोसेस वो आपको एक बार और डिटेल विज्ञप्ति देख लीजिएगा, क्योंकि सीटें यदि खाली रह जाती है तो उनको खाली नहीं रहने दिया जाता, तो उनको मर्ज कर दिया जाता है। टीएसपी और शहरिया एक इम्पोर्टेंट होता है। शहरिया जिले के शहरी आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करना पर ही उन्हें 12 जिले में शहरिया जाति के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि शहरिया आदिम जाति जो है केवल 12 जिले में ही पाई जाती हैं, तो उनको क्लियर वहां पर लिखना होगा और उनके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसके लिए भी अलग अलग नियम होते हैं। भूतपूर्व सैनिक थल जल वायु सेना सेवाओं के सेवा मुक्त के लिए आवेदक का चरित्र अच्छे से काम नहीं होना चाहिए, जैसा कि सेवा मुक्ति की दर्शाया गया है। मतलब इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो इस यदि कोई कैंडिडेट इससे रिलेटेड है, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, तो इस विज्ञप्ति के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको ध्यान से देख लें। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रहता है, उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट दिया जाएगा, जितने % उनकी सीटें रहती हैं। जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दे होगा। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी में क्या कहता है, उसके लिए जो सरकार का एक नियम निकला हुआ है 21/11/2019 का, उसको एक बार सावधानी पूर्वक देख लें कि कौन उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर आ सकता है। नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स की डिटेल भी दे रखी है। इनके अंदर जिन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है उन्हीं को इसके अंदर बेनिफिट दिया जा सकता है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो कोई है वो इसमें अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भर देगा। दिव्यांगजन, इसके अंदर आपके ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या जो भी इस टाइप के हैं उन सबको हम दिव्यांगजन में काउंट करते हैं। बट उनका डॉक्टर से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के कुछ नहीं होता। ऐसे ही अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए
अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित जाति के सद्भावी निवासी हैं और जो समय या यदि उसका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनको इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। वेतनमान इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 और बेसिक कंप्यूटर के लिए पे लेवल मैट्रिक्स जो है 8 निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिया जाएगा। अन्य शर्तें सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन जो ट्रेनिंग कहते हैं अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएंगी। अब इम्पोर्टेंट आता है कि हम एलिजिबल भी हैं कि नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी खुद की एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एज पर द राजस्थान एजुकेशन सर्विस एक्ट है ना 2021 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 2 इन न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग। इसके अंदर मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर एमटेक, मास्टर कंप्यूटर साइंस एमएससी है, एमएससी आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमएससी आईटी हो, या किसी ने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए का रखा हो, या बी अथवा सी लेवल सर्टिफिकेट उसके पास हो, और एनी इक्विवेलेंट टू हायर क्वालिफिकेशन दिस। इसके अलावा देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान हो, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो, और हिंदी टाइपिंग भी उसको आती हो क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर के लिए एज पर राजस्थान एजुकेशन स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 2021 इनटू शेड्यूल 11 इन न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग, इसके अंदर ग्रेजुएट और ए लेवल या फिर पीजीडीसीए मिनिमम 1 ईयर का, ऐसा नहीं कि 6 महीने का सर्टिफिकेट हो, 1 ईयर का कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो, किसी ने पीजीडीसीए किया हो, या बीई का रखा हो, बीटेक का रखा हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी आईटी का रखा हो, बीसीए का रखा हो किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कि लॉ के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश्ड है, और एनी इक्विवेलेंट टू दिस बाय गवर्नमेंट। इसके अलावा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि में टाइप कर सकता हो। तो ये सब जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कि एक आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पीजीडीसीए 1 ईयर डिप्लोमा भी अलाउ है, लेवल सर्टिफिकेट भी अलाउ है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, वो क्या होगा, आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जब इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब तक, या साक्षात्कार है तब तक उसका सर्टिफिकेट रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा का साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। ऐसे में यदि कोई अभी फाइनल ईयर में है तो उसका सर्टिफिकेट उसको जब उसकी वैकेंसी निकलेगी, या सॉरी जब उसके अंदर उसका इंटरव्यू होता है या रिजल्ट आता तब तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य, उक्त पदों के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के लिए अनुरूप नहीं है। इसके अलावा चरित्र, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो। और इसके लिए जब कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए किसी प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त कुछ चरित्र प्रमाण पत्र भी उसको प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का नागरिक हो, या नेपाल का प्रजाजन हो, या भूटान का प्रजाजन हो, या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था।
तो इसके लिए आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ राजस्थान है वो सब जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है एज, आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। उच्चतम आयु सीमा में कुछ छूट होती है जो समय समय पर सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे कि सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 साल के लिए, लेकिन वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा SC ST के लिए, कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 साल की छूट दी गई है। भूतपूर्व कैदी के लिए या और भी जो NCC कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए अलग अलग जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग उनको भी उसके अंदर रिबेट दी गई है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी होगी। इम्पोर्टेंट है पेंशन, नए भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी, जो भी रहेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ और भी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, परीक्षा संबंधी शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया भी सब आपको वहां पर दी गई है। तो आप ये पूरा गाइडलाइन को एक बार आप देख लीजिए, आवेदन कैसे करना है, कैसे क्या क्या प्रोसेस इसका रहेगा, क्या फोटो साइज रहेगी, क्या सिग्नेचर साइज रहेगी, इसको आप एक बार सावधानी पूर्वक देख लें। और इसकी जो डेट दी गई है वो आपको ध्यान रखनी है। 8 तारीख से फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे और 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सिलेबस दिया हुआ है, आप ऑनलाइन विज्ञप्ति देख करके उसमें पूरा सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। दोनों के लिए अलग अलग है, बेसिक कंप्यूटर उद्देश्य के लिए अलग है, वरिष्ठ कंप्यूटर उद्देश्य के लिए सिलेबस अलग है। तो सिलेबस को आप एक बार देख लीजिएगा और लास्ट डेट का खास ख्याल रखिए। अभी विज्ञप्ति जारी की गई है आज, अब जल्दी ही हम आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस भी बताएंगे कि ऑनलाइन कैंडिडेट कैसे कैसे फॉर्म भरेगा, ताकि कैंडिडेट को कम से कम त्रुटि होने की संभावना हो। कोशिश ये हो कि त्रुटि कोई भी ना रहे। तब तक के लिए आप एक बार विज्ञप्ति को सावधानी पूर्वक देख करके अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आए। धन्यवाद।